अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ बग्गा साहब का भी करते हैं स्वागत। बग्गा साहब, कल और आज के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में जो होने को लेकर जो 19 जून का इंतज़ार है, क्या कुछ पॉजिटिव क्या कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट है, ज़रा समझा दें सर। जी, पॉजिटिव ये है, ट्रम्प पहुंच गए हैं फ्रांस में G7 के लिए। कल मैक्रोन से बैठक हुई उनकी। उन्होंने कहा पार्शियली हॉर्मुज खुल गया है, फुली खुल जाएगा फ्राइडे को। वहां पे उनके वाइस प्रेसिडेंट ने CBS के साथ जो वार्ता करी, इंटरव्यू करी, उन्होंने दो तीन चीजें रखी। उन्होंने कहा काफी मसले हैं अभी सुलझाने के लिए, बट सारे पत्ते हमारे पास हैं तो हम इनको सुलझा लेंगे। दूसरा जो बहुत अहम बात JD वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट ने करी, वो कहा कि $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन एक बजट दिया जाएगा ईरान को। ये कौन फंड करेगा पता नहीं। तो फिर जब इसकी क्रिटिसिज्म हुई तो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जल्दी से पोस्ट कर दिया। वो बिलियन की जगह मिलियन लिख गए कि ये झूठ है कि 300 मिलियन अमेरिका दे रहा है ईरान को, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये बात भी निकल के आ रही है, कुछ US ऑफिशियल्स ने कहा हाँ 300 बिलियन है, बट ये गल्फ नेशंस देंगे। तो गल्फ नेशंस जिनकी दुश्मनी है ईरान से, वो क्यों ईरान को उनको और मजबूत करने के लिए और इतनी बड़ी रकम देंगे, तो ये पता नहीं। ओवरऑल जो बात निकल के आ रही है, और आज एशियाई बाजार थोड़े से मध्यम थे इसके कारण, कि ईरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, US का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। तो इसमें अब सच्चाई क्या है, कब सार्वजनिक होगा, ये भी ट्रंप ने कहा कि डील साइन होने के 2 दिन में सार्वजनिक हो जाएगा। फिर एक अमेरिकन ऑफिशियल ने आके कहा नहीं, डील से पहले ही हम इसको पूरा वैश्विक तौर पे सार्वजनिक कर देंगे। JD वांस ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा और ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, अभी भी बातचीत चल रही है। तो थोड़ा सा मार्केट असमंजस में है। कल तो अच्छी रैली दिख गई, और फ्राइडे और कल के बीच में आई थिंक ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हटने की रैली थी वो काफी हद तक हो गई। अब मार्केट वेट एंड वॉच पे है, थोड़ा वॉलेटाइल भी है। एक बात और बहुत अहम निकल के आ रही है अनिल जी, अब एनालिसिस हो रही है कि तेल कितनी जल्दी नॉर्मलाइज होगा। तो कल हम सोच रहे थे कि 2 महीने में लगभग 60 से 80% कैपेसिटी लौट आएगी और साल के अंत तक प्री वॉर लेवल्स आ जाने चाहिए। बट फाइनेंशियल मार्केट्स इससे मेल नहीं खा रहे। फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें तो ब्रेंट फ्यूचर दिखा रहा है कि $70 पे 2031 में आता है, जो थोड़ा पेसिमिस्टिक है मेरे हिसाब से तो। बट असलियत क्या है, वो कहीं बीच में है। तो आज सवेरे हमने देखा कि तेल की कीमतें हल्की सी पॉजिटिव में थी जब एशियाई ट्रेडिंग शुरू हुई, बट अब फिर से नेगेटिव में आ गया है। तो तेल तो नीचे आना चाहिए यहां से भी। प्रॉब्लम ये है तीन तरफा। एक के माइंस है, बहुत एक संकीर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बीच में माइंस ईरान ने बिछाई हुई है। कहाँ पे है, कितनी है, मैप है कि नहीं, कि वो ड्रिफ्टिंग वाली मिसाइल माइंस थी जो कहाँ कहाँ पहुंच गई है, वो देखना पड़ेगा। तो ये कोस्ट, ईरान के कोस्ट को छूते हुए निकलते हैं टैंकर, और ओमान के कोस्ट को, तो बहुत संकीर्ण रास्ते हैं। और धीरे धीरे टैंकर निकल पाएंगे। तो 600 टैंकर निकालने हैं पर्शियन गल्फ में से जो वहां अटके हुए हैं, फिर नए टैंकर अंदर जाने हैं। तो एक तो बात ये हुई कि माइंस की। दूसरा है कि उधर जो क्षति हुई है तेल उत्पादक प्लांट्स को, वो कब बहाल होंगे। तो पहले तो बहुत सारा ऑनशोर टैंक्स में भरा हुआ है तेल, वो पहले शिप्स तो वो लेके निकल आएंगे, जो 600 वहां बैठे हैं वो उसको लोड करके निकल आएंगे। बट फिर आगे जाके कब होता है। और तीसरा जो अहम बात हो गई है कि रिजर्व्स दुनिया के कम होते जा रहे हैं। तो ऑयल रिजर्व चीन हो, देखिए चीन की डिमांड इतनी गिरी जिससे बहुत हेल्प मिली तेल की कीमत को कम रखने में। आप पूछते रहे कि ये ब्रेंट क्यों नहीं 120 जा रहा है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ चीन का हाथ है। वही है, वही निकल के आ रहा है। चीन ने अपने रिजर्व यूज किए, जापान ने रिजर्व यूज किए। कल US का जो डेटा आया, 1983 के लेवल का रिजर्व हो गया। सो 43 साल के लोएस्ट लेवल पे US रिजर्व्स आ गए हैं। तो क्या होगा अनिल जी, अगस्त सितंबर में जब आवाजाही शुरू होगी तो लोग अपने रिजर्व्स बढ़ने लग जाएंगे। भारत ने जैसे कहा है कि 30 मिलियन 36 मिलियन बैरल का UAE के साथ भारत
एक रिजर्व क्रिएट करेगा। तो सबको ये होड़ लगी होगी कि अगली जंग शुरू होने से पहले अपने रिजर्व फिर से नॉर्मलाइज कर लिए जाएं। ये सब चीजें फिर तेल को इतनी जल्दी नहीं गिरने देंगी। तो वॉलेटिलिटी है ये लेके कि क्या करार में आ रहा है। दूसरा, करार के बाद न्यूक्लियर का क्या होगा, एनरिच यूरेनियम का क्या होगा, ईरान की रिकंस्ट्रक्शन का क्या होगा। ईरानी तेल अगर बेचा जाएगा खुले मार्केट में, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। ये तीन चार चीजें फ्राइडे को देखेंगे। और फिर तीसरा है तेल की कीमत कितनी जल्दी गिरती है। फाइनेंशियल मार्केट स्केप्टिकल है, फिजिकल मार्केट दर्शा रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया पिछले 3 महीने में रोकने में तेल की कीमत, यहाँ पे हम फिर से रोकेंगे और ये 80 के करीब हम ब्रेंट को ले आएंगे अगले 2 हफ्ते में। ये फिजिकल मार्केट से हमें अंदेशा दिख रहा है। नए फेड चेयरमैन, उनकी पहली पॉलिसी जो आने वाली है, बग्गा साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे? इनका कुछ थोड़ा हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो बता दीजिए। हाँ जी अनिल जी, ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आज संदर्भ में देखें, इस हफ्ते सेंट्रल बैंक एक्शन बहुत है। तो अभी अभी बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया है, वो एक्सपेक्टेड था। 1% रेट पे पहुंच गए, तो 1995 के हाईएस्ट रेट पे ले आए हैं। दिसंबर के बाद पहली बारी रेट हाइक किया है बैंक ऑफ जापान ने। दिसंबर में भी जब किया था, 2024 में जब शुरू किया था रेट बढ़ाना 0% से, थोड़ा सा कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट आया था। बट इस बार ही पूरा पचाया हुआ है, तो इसलिए मार्केट पे ज्यादा इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। अभी भी बोरोइंग चल रहा है जापान में, 1% रेट ज्यादा नहीं है। तो और येन भी स्ट्रेंथन नहीं हुआ। दूसरा था आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट डिसीजन था अनिल जी। 3 बारी बढ़ा चुके हैं रेट पिछली 3 बैठकों में, इस बारी पॉज किया। और इकोनॉमी थोड़ा उनकी धीरे हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बट इन्फ्लेशन हाई है, तो इसलिए पॉज पे रहे। तो अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि और रेट हाइक नहीं है। पहले अगस्त में एक और ऑस्ट्रेलिया में हाइक की उम्मीद थी, कह रहे हैं अब और नहीं आएगी और अगले साल 3 रेट कट करेंगे। और 3 बैठकें अनिल जी, जैसे आपने कहा, फेड की बैठक है कल। इसका रिजल्ट निकलेगा, आज शुरू हो रही है बैठक, उसमें पॉज पे रहेंगे, उसके बारे में बताता हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है थर्सडे को, उसमें पॉज में रहने की उम्मीद है, क्योंकि वो रेट हाइक कर चुके हैं और इन्फ्लेशन बढ़ी है बट स्लो डाउन भी है। और स्विस नेशनल बैंक की भी बैठक है, वो भी रेट पॉज पे ही रहने की उम्मीद है। तो 5 बैठकें, 4 होल्ड पे और 1 बढ़ाना, 2 तो ऑलरेडी एज एक्सपेक्टेड। अब फेड के चेयरपर्सन जो हैं, ट्रंप के अपॉइंटी हैं। ट्रंप को बहुत उम्मीद है कि तेजी से रेट कट करेंगे, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है अमेरिका में, तो इस इन्फ्लेशन के बाद रेट कट की गुंजाइश बहुत कम हो गई। उल्टा दिसंबर तक रेट हाइक 80% की गुंजाइश हो गई थी, वो अब ये करार के बाद कम हुई है। दूसरा, ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कम किया जाए। तो ये ओल्ड वर्ल्ड सेंट्रल बैंकर है, पहले भी फेड में काम कर चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं फेड में। तो ये अब चाहते हैं कि कम किया जाए और ज्यादा प्रोजेक्शन ना दिया जाए। तो ये जो डॉट प्लॉट आता है फेड का, क्या ये उसको रोक देंगे? ये बहुत अहम एक सवाल रहेगा अनिल जी। और फिर ट्रंप को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने पुराने जो चेयरमैन थे पावल, उनको रिन्यू नहीं किया उनका टर्म, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया, स्लो जिम पावल और ऐसे ऐसे उनको बोलते रहे। तो अब उनके आदमी जब आए हैं और रेट कट कल नहीं कर पाते, तो ट्रंप का क्या रिएक्शन रहेगा? तीसरी बात है कि बहुत ये वेल्दी है अपनी वाइफ की तरफ से भी और खुद भी, इनकी नेटवर्थ बड़ी हाई है। तो एक डिफरेंट है ये, कैरियर इकोनॉमिस्ट नहीं है, काफी सुलझे हुए और काफी सक्सेसफुल हेज फंड में भी रह चुके हैं और काफी इनके पास नेटवर्थ है। तो अब ये देखना पड़ेगा किस तरह से ये कम्युनिकेशन बदलते हैं फेड का, जो कि पहले चलता था एलन ग्रीनस्पैन के टाइम तक, कि कम कम्युनिकेट करते थे। एक तो टाइम होता था वॉल्कर के टाइम कि सरप्राइज करो मार्केट को और बोलो कुछ और कर कुछ और दो। और बिल्कुल उसके बाद बेन बर्नांके ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मार्केट को सरप्राइज मत करो,
वार्न करते रहो कि ये हम करने वाले हैं, ये आगे आ रहा है, ये रुझान हमें दिख रहे हैं। मार्केट को ब्रॉडकास्ट करो कि क्या हम करने वाले हैं। वही जेनेट येलेन ने फॉलो किया और पावेल ने फॉलो किया। तो ये वॉश किस तरह का फेड अब लाएंगे? सबसे अहम बात है, क्या ये ट्रंप के आदमी रहेंगे? सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस घटेगी क्या? और रेट कट की तरफ इनका क्या रुझान होगा, कल की कमेंट्री में पता लगेगा। दूसरा, डॉट प्लॉट्स को क्या खत्म कर देंगे? प्रोजेक्शंस वगैरह बोल रहे हैं, उससे मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, प्रोजेक्शन नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये रोकेंगे डॉट प्लॉट्स को या किसी और तरीके से ये करेंगे? और तीसरी अहम बात रह जाती है, इनका अब विचार क्या है इन्फ्लेशन के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे? ये कहाँ बैलेंस देख रहे हैं फेड का, प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे ये कहाँ बैठे हैं? ये कल वोटिंग में पता लगेगा, अनिल जी।